नमस्कार। भारत के भूगोल की इस सीरीज में हम लोग भारत की जलवायु का अध्ययन कर रहे हैं। भारत की जलवायु की आज की जो क्लास है ये तीसरी क्लास है। इसके पहले की जो दो क्लासेज हुई हैं बहुत महत्वपूर्ण रही हैं, भारत के भूगोल की दृष्टि से भी और भारत को समझने की दृष्टि से भी और आपकी परीक्षा की दृष्टि से भी। उसकी पहली क्लास में हम लोगों ने भारत की जलवायु पर समझ विकसित की थी। हमने भारत की जलवायु पर एक संक्षिप्त परिचय लिया था, उसको जानने की कोशिश की थी। अर्थात भारत में जो दो प्रकार की मानसूनी हवाएं प्रवाहित होती हैं, जिसे उत्तर पूर्वी मानसून तथा दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहा जाता है, इस पर हम लोगों ने समझ विकसित की थी। इसके अलावा पश्चिमी विक्षोभ पर भी हमने समझ विकसित की थी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास थी। दूसरी क्लास में हमने शीत ऋतु में मौसम की क्रियाविधि अर्थात भारत में शीत ऋतु में कहां पर किस प्रकार से वर्षा होती है, इस पर हम लोगों ने चर्चा की थी, जिसमें पश्चिमी विक्षोभ और उत्तर पूर्वी मानसून पर हम लोगों ने चर्चा कर ली थी। यदि ये दोनों क्लासेस आप लोगों ने नहीं देखी है तो आप उसे जरूर देख लें, क्योंकि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा भारत की जलवायु को समझने की दृष्टि से भी वो बहुत महत्वपूर्ण है। आज की जो तीसरी क्लास है आप लोगों की भारत की जलवायु की, ये परीक्षा की दृष्टि से और भारत की जलवायु का सबसे मेजर भाग है, सबसे महत्वपूर्ण जो भाग है वो यही है। अगर आज की क्लास आप समझते हैं ठीक तरीके से तो आप दक्षिण पश्चिम मानसून, जिससे भारत में लगभग 90% वर्षा होती है, आप उसको समझ पाएंगे। ठीक है ना। आज की क्लास का जो मुख्य उद्देश्य है, हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि भारत में जो मानसून आ रहा है, भारत में जो मानसून आता है और उससे बारिश होती है, जो कि 90% लगभग बारिश होती है, तो यह मानसून कैसे प्रारंभ होता है, किस तरीके से यह मानसून बनता है, उससे पहले भारत में किस प्रकार की भौगोलिक घटनाएं होती हैं, उन सभी चीजों पर हम लोग चर्चा करेंगे आज की क्लास में। ठीक है ना। आइए प्रारंभ करते हैं ग्रीष्म ऋतु में मौसम की क्रियाविधि। ग्रीष्म ऋतु अर्थात भारत में ग्रीष्म ऋतु की हम लोग बात कर रहे हैं। ग्रीष्म ऋतु से क्या तात्पर्य है? ग्रीष्म ऋतु का तात्पर्य है, यहां पर समझने की कोशिश करेंगे, ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा विषुवत रेखा अर्थात भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश, इसके ऊपर वाले गोलार्ध को उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले गोलार्ध को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ठीक है ना। सूर्य की लंबवत किरणें उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ है अर्थात कर्क रेखा है, और दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री साउथ की जो रेखा है, अक्षांश है, इसे मकर रेखा कहा जाता है। सूर्य की जो लंबवत किरणें हैं वो इसके बीच में विचरण करती हैं, अर्थात कर्क रेखा से लेकर के मकर रेखा तक विचरित करती हैं। एक चीज आप लोगों को बता देना चाहेंगे कि हम ये बार बार करा रहे हैं, इसके पहले भी दोनों क्लासेज हुई हैं, उसमें भी हम लोगों ने ये कराया है। ये अक्सर उन छात्रों के लिए कराया जाता है जो चैनल पर नए आ रहे हैं या जो पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, ताकि उनको थोड़ा सा रिवीजन हो जाए। जो बच्चे पहले से पढ़े हुए हैं उनको थोड़ा सा ये समझने में आसान होता है। ठीक है ना। तो इसलिए हमें शुरू से ही लगभग सब कुछ समझाना पड़ता है। ठीक है ना। तो आइए, ये सूर्य की जो लंबवत किरणें हैं, ये लंबवत किरणों का मतलब सीधे 90 डिग्री पर जो लंबवत किरणें हैं, ये कर्क रेखा से लेकर के मकर रेखा के बीच में वर्ष भर विचरित करती रहती है। अर्थात 21 जून को सूर्य की लंबवत किरणें कर्क रेखा पर और 22 मार्च को विषुवत रेखा पर और 23 दिसंबर को मकर रेखा पर। इस तरीके से सूर्य की लंबवत किरणें इसके बीच में विचरण करती रहती हैं। अर्थात सूर्य की लंबवत किरणें अर्थात सूर्य की जो किरणें हैं, जब इस गोलार्ध में अर्थात उत्तरी गोलार्ध में होता है, सूर्य की लंबवत किरणें 22 मार्च के बाद सूर्य की लंबवत किरणें कहां पर पड़ने लगती हैं? इस गोलार्ध में, और 21 जून तक आते आते यहां कर्क रेखा पर सूर्य की लंबवत किरणें पड़ने लग जाती हैं। तो 22 मार्च से लेकर के और 21 जून तक सूर्य की लंबवत किरणें उत्तरायण होता रहता है, और उसके बाद 21 जून से लेकर के और फिर दोबारा ये वापस आता है। अर्थात 6 महीने का जो ये समय है, इसमें सूर्य की जो किरणें हैं वो इस गोलार्ध में अर्थात उत्तरी गोलार्ध में रहती हैं, जिसके कारण उत्तरी गोलार्ध जो है ये यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु आ जाता है। और सूर्य की किरणें जहाँ पर तिरछी पड़ रही हैं अर्थात दक्षिणी गोलार्ध में, तो यहाँ पर शीत ऋतु होगा। सूर्य की लंबवत किरणें जब 21
दिसंबर के आसपास यहाँ मकर रेखा पर होगा तो उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु का मौसम होगा और दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु का मौसम होगा। कहने का तात्पर्य है कि सूर्य जिस गोलार्ध में होगा उस गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होगा और जिस गोलार्ध में उसकी किरणें तिरछी पड़ रही होंगी वहां पर शीत ऋतु होगा, अर्थात ये ग्रीष्म काल का तात्पर्य है। ठीक है ना, तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं ग्रीष्म ऋतु के बारे में। ठीक है ना, उससे पहले एक महत्वपूर्ण चीज है जिसे कहते हैं ITCZ। ठीक है ना, भारत में ग्रीष्म ऋतु के मौसम की क्रिया विधि पर हम शुरुआत करें। ये लाइनें आपको दिख रही होंगी, ये सभी लाइनें ये ITCZ की लाइनें हैं। अभी धीरे धीरे एक एक करके हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। ITCZ का क्या तात्पर्य है? ठीक है ना, ITCZ पहले तो इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है परीक्षाओं में। ITCZ का फुल फॉर्म पूछा जाता है, इसके कई सारे नाम हैं, आगे चल करके हम लोग एक एक नाम पर इसके चर्चा करेंगे। ITCZ का जो फुल फॉर्म बनता है वह इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, लिख लेंगे। ITCZ का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाता है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। इसको हिंदी में कहते हैं अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र इसे हिंदी में कहा जाता है। ठीक है ना, अभी इसको हम लोग समझेंगे धीरे धीरे, इसको यहां से समझने की हम कोशिश करते हैं। ITCZ किसे कहा जाता है? ITCZ क्या है? मैंने कहा ये देखिए, ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है ना, पृथ्वी पर ये जो दो अक्षांश हमने बनाए हैं, ये 0 डिग्री, ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे, यह है 0 डिग्री अक्षांश अर्थात विषुवत रेखा। ठीक है ना, विषुवत रेखा के ऊपर इसे हम कहेंगे उत्तरी गोलार्ध, अर्थात कहां से कहां तक? ये यहां से यहां तक, ये क्या है? ये उत्तरी गोलार्ध। ये जो ऊपर का हिस्सा है इसे उत्तरी गोलार्ध और ये नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध है। ठीक है ना, मैंने कहा था ये रहा गोलार्ध। ये जो दो हमने लाइनें अर्थात दो अक्षांश बनाए, ये 35 डिग्री नॉर्थ की लाइन है और ये 35 डिग्री दक्षिण की, 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है ना, इसके अलावा इसमें जो रेड कलर की लाइन आपको दिखाई दे रही है, यह है 23.5 डिग्री नॉर्थ की लाइन, ये बीच में यहाँ पर 23.5 डिग्री नॉर्थ की लाइन, और यह है 23.5 डिग्री कौन सी, सॉरी, ये 23.5 डिग्री साउथ की लाइन और ये ऊपर वाली 23.5 डिग्री नॉर्थ की लाइन है। ठीक है ना, अर्थात ये कर्क रेखा है, ये है कर्क रेखा और यह है मकर रेखा। ठीक है ना, मैंने ये कहा था कि जो सूर्य की लंबवत किरणें हैं, सूर्य की जो लंबवत किरणें हैं वो कहां से कहां तक? 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 23.5 डिग्री साउथ के बीच में वर्ष भर विचरण करती हैं, वर्ष भर विचरण करती हैं। इस वजह से ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है, ठीक है ना, अर्थात 0 डिग्री अक्षांश का अर्थात विषुवत रेखीय क्षेत्र जो बन रहा है, ये इसे विषुवत रेखीय क्षेत्र कहते हैं। तो यहाँ पे गर्मी अर्थात तापमान सबसे अधिक रहता है, इसी वजह से इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ऊपर उसके उपोष्ण, उसके ऊपर शीतोष्ण और उसके ऊपर ध्रुवीय कटिबंध। ठीक है ना, इस तरीके से पृथ्वी को तापमान के आधार पर 4 वर्गों में बांटा गया है। उष्णकटिबंधीय, जहां पर तापमान सूर्य की लंबवत किरणें जहां पर पड़ रही हैं उसे हम कहते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। जहां पर सूर्य की किरणें तिरछी होने लगती हैं उसे हम कहते हैं उपोष्ण, और जहां पर वर्ष भर तिरछी ही रहती हैं उसे कहते हैं शीतोष्ण, और जहां पर सूर्य की किरणें पड़ती ही नहीं है उसे हम कहते हैं ध्रुवीय कटिबंध। इस तरीके से पृथ्वी को 4 कटिबंधों में बांटा गया है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, दूसरा उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, तीसरा शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र और चौथा ध्रुवीय कटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है ना, तो इस तरीके से 4 वर्गों में तापमान के आधार पर इसको बांटा गया। तो मैंने बताया कि सूर्य की जो लंबवत किरणें हैं वो कहां से कहां तक इस बीच में विचरण करती हैं। ठीक है ना, सूर्य की लंबवत किरणें विषुवत रेखा पर 22 मार्च को सूर्य की लंबवत किरणें विषुवत रेखा पर होती हैं और 22 मार्च के बाद सूर्य की जो किरणें हैं वो उत्तरी गोलार्ध में ऊपर की तरफ बढ़ना प्रारंभ करती हैं, अर्थात उत्तर की तरफ बढ़ना प्रारंभ करती हैं। अर्थात 22 मार्च के बाद ऊपर बढ़ेंगी और कर्क रेखा पर 21 जून को, यहाँ पे देख रहे हैं 21 जून को कहां पर पहुंच जाती हैं? कर्क रेखा पर पहुंच जाती हैं। ठीक है ना, 21 जून को ये कर्क रेखा पर पहुंच जाती हैं। अर्थात यहाँ पर जब सूर्य की लंबवत किरणें विषुवत रेखा और विषुवत रेखा के क्षेत्र में जब सूर्य की लंबवत किरणें होती हैं तो क्या होता है?
कल की क्लास में मैंने बताया था आप लोगों को कि वायु का जो प्रवाह होता है, वायु का जो प्रवाह होता है वो हमेशा ठंडे से गर्म की तरफ होता है, ठंडे से गर्म की तरफ वायु का प्रवाह होता है। इसे आप यहाँ से समझ सकते हैं, ठीक है ना। मैंने ये कुछ क्षेत्र बनाए हैं, ठीक है ना, इसी चीज को, यानी कि यहाँ से लेकर के 35 डिग्री नॉर्थ से 35 डिग्री साउथ में मैंने इस क्षेत्र को ऐसे लंबा लंबा कर दिया ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए, ठीक है ना। तो यहाँ पर कुछ चीजें हैं, जैसे कि ये 0 डिग्री, ये 0 डिग्री है, अर्थात विषुवत रेखा, ये विषुवत रेखा का क्षेत्र है, अर्थात जो ये लाइन ऐसे ऐसे है इसको हमने ऐसे कर दिया है, ठीक है ना, यहाँ पर इस तरीके से कर दिया है ताकि आप इसे बेहतर तरीके से समझ पाए। तो ये क्या है, 0 डिग्री अक्षांश है, अर्थात विषुवत रेखा है, तो ये 0 डिग्री अक्षांश की बिंदु है, ठीक है ना। उसके इधर ये रहा 35 डिग्री नॉर्थ और यह है 35 डिग्री साउथ, ठीक है ना। तो मैंने कहा कि जब सूर्य की लंबवत किरणें 22 मार्च के आसपास का जो क्षेत्र है, सूर्य की जब किरणें यहाँ पर पड़ती हैं, लंबवत पड़ती हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, हवा गर्म होगा, हवा यहाँ पर गर्म होगा और हवा गर्म होकर के ऊपर उठता है। ये भौतिक विज्ञान का नियम है कि हवा गर्म होगा और गर्म होकर के ऊपर उठता है। तो इस तरीके से यहाँ पर लो टेम्परेचर, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर तापमान अधिक होगा और जैसे जैसे हम यहाँ से ध्रुवों की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है ना, जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ बढ़ेंगे तापमान में कमी आती है, ठीक है ना। तो यहाँ की अपेक्षा यहाँ का तापमान कम होगा, अर्थात 35 डिग्री पर जो तापमान बनेगा, 35 डिग्री नॉर्थ में और 35 डिग्री साउथ में, यहाँ पर ध्रुवों की अपेक्षा तापमान कम होगा। ध्रुवों पर तापमान विषुवत रेखा पर तापमान अधिक होगा, विषुवत रेखा पर यहाँ पर तापमान अधिक होगा। तो विषुवत रेखा पर हवाएं गर्म होकर के ऊपर उठेंगे। यहाँ पर आप उसको इस तरीके से देख सकते हैं, जैसे कि 35 डिग्री नॉर्थ है और ये 35 डिग्री साउथ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ की अपेक्षा यहाँ पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ रही हैं, तो सूर्य की किरणें जब यहाँ पर लंबवत पड़ेंगी तो हवाएं गर्म होकर के ऊपर उठेंगे, हवाएं गर्म होकर के ऊपर उठेंगी। तो ये स्थान जो होगा ये रिक्त हो जाएगा। किसी भी रिक्त स्थान को भरने की कोशिश की जाती है, ये हर जगह होता है, ठीक है ना। तो किसी भी रिक्त स्थान को भरने की कोशिश की जाती है, वही यहाँ पर भी होता है। तो हवाएं जो है ये दोनों तरफ से, अर्थात 35 डिग्री नॉर्थ से और 35 डिग्री साउथ से, दोनों तरफ से हवाएं जो है इस खाली स्थान को भरने की कोशिश करेंगे, इस खाली स्थान को भरने की कोशिश करेंगी और इस तरीके से दोनों गोलार्धों में हवाएं विषुवत रेखा की तरफ प्रवाहित होना शुरू हो जाएंगी, विषुवत रेखा की ओर चलना शुरू कर देंगे। समझ पा रहे हैं आप इसे। जब यहाँ पर हवाएं गर्म होकर के ऊपर उठेंगी तो ये क्षेत्र रिक्त हो जाएगा, अर्थात ये खाली होगा, और यहाँ पर हवाएं गर्म होकर के जब ऊपर उठेंगी तो ये क्षेत्र जो होगा वो यहाँ पर खाली स्थान बनेगा। उस खाली स्थान को भरने के लिए दोनों तरफ से, अर्थात उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध से भी, दोनों गोलार्धों से हवाएं इसमें चलना प्रारंभ कर देंगे, ठीक है ना। जब ये हवाएं यहाँ से चल करके विषुवत रेखा के आसपास वाले क्षेत्र में पहुंचेंगे, ये भी गर्म हो जाएंगी और ये ऊपर उठेंगे, ये गर्म होकर के ऊपर उठेंगे। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर लो टेम्परेचर बन रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, हाई टेम्परेचर है, यहाँ पर तापमान अधिक है, हाई टेम्परेचर है, तो प्रेशर कैसा होगा, लो प्रेशर होगा। लो प्रेशर होगा तो हवा ऊपर उठेगा। इन सभी चीजों को नोट करिएगा सही तरीके से, ठीक है ना। हाई टेम्परेचर है कहाँ पे, 0 डिग्री पे, तो प्रेशर कैसा होगा, लो प्रेशर होगा, ठीक है ना। लो प्रेशर होगा तो हवा ऊपर उठेगी, ठीक है ना। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत काम करता है। टेम्परेचर हाई टेम्परेचर होगा तो प्रेशर लो होगा, प्रेशर लो होगा, और लो प्रेशर होगा तो लो प्रेशर में हवा ऊपर उठती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हवा ऊपर उठेगी। जैसे ही ऊपर उठेगा तो सतह से जैसे जैसे ऊपर की तरफ उठते हैं तापमान में कमी आती है, तो जैसे जैसे हम सतह के ऊपर उठेंगे तापमान में कमी आ जाएगी, तापमान में कमी आ जाएगी, अर्थात टेम्परेचर कैसा हो जाएगा, ऊपर जाकर के टेम्परेचर लो होगा तो प्रेशर कैसा होगा, हाई होगा, तो पानी नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। अर्थात हवाएं में आर्द्रता बढ़ जाएगी और ये यहाँ पर बारिश कर देगी। बारिश का मुख्य सिद्धांत जो है वो यही है, ठीक है ना। हवाएं गर्म होकर के ऊपर उठती हैं, ऊपर जाकर के तापमान ठंडा होता है, जिसकी वजह से उसमें आर्द्रता आती है और वो बारिश करती है। तो ये प्रक्रिया, अर्थात विषुवत रेखीय क्षेत्र में यही कारण है कि अधिकतम वर्षा होती रहती है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर तापमान अधिक है, तो यानी कि टेम्परेचर हाई है, इसी वजह से यहाँ पर प्रेशर कैसा होगा, लो प्रेशर होगा, और लो प्रेशर होकर के हवा गर्म होकर के ऊपर उठेगी। ऊपर जाने के बाद
अर्थात सतह से ऊपर की तरफ उठेंगे तो तापमान में कमी आएगी और ऊपर जाकर के हवा ठंडी होती है, उसमें आर्द्रता आती है और उसके बाद वो वहां पर वर्षा करती है, ठीक है ना। तो यही कारण है कि विषुवत-रेखीय क्षेत्र में क्या होता है, वर्षा अधिक होता है, ठीक है ना। तो ये एक क्षेत्र रहा, यहां पर आप इसे बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो मैंने ये कहा था कि सूर्य की जो लंबवत किरणें हैं इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब द्रोणी। कहां से कहां तक, 35 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 35 डिग्री साउथ के बीच में क्या कहा जाता है, विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब द्रोणी, ठीक है ना। कहां बन रहा है, विषुवत रेखा के आसपास। मतलब क्या हुआ कि जहां पर हवा गर्म होकर के ऊपर उठ रही है, जहां पर हवा गर्म होकर के ऊपर उठ रही है। कल की क्लास में हमने एक चीज आपको और बताया था कि मैंने कहा था कि सूर्य की जो लंबवत किरणें हैं वो यहां से लेकर के यहां तक विचरण कर रही हैं, ठीक है ना। तो जिस स्थान पर सूर्य की लंबवत किरणें पड़ेंगे स्वाभाविक है कि वहां का तापमान उस दिन सबसे अधिक होगा। अर्थात ये जो विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब द्रोणी है, विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब द्रोणी है, ये भी ऊपर नीचे होता रहता है। अर्थात ये कभी विषुवत रेखा पर होगा तो कभी कर्क रेखा पर होगा और कभी ये मकर रेखा पर होगा। समझ पा रहे हैं आप इस चीज को, क्योंकि सूर्य की लंबवत किरणें उत्तरी गोलार्ध में अधिकतम 23.5 डिग्री तक आता है और दक्षिणी गोलार्ध में अधिकतम 23.5 डिग्री तक आता है। अर्थात मकर रेखा से कर्क रेखा तक ये सूर्य की लंबवत किरणें पड़ रही हैं। तो सूर्य की लंबवत किरणें यहां तो पड़ी रही हैं, तो यहां अगर पड़ रही है तो इसे कहते हैं विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब द्रोणी। लेकिन ये जो विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब द्रोणी है ये ऊपर नीचे शिफ्ट होता रहता है, ये ऊपर नीचे शिफ्ट होता रहता है। अर्थात जब सूर्य की लंबवत किरणें कहां पर, कर्क रेखा पर, इस स्थान पर पड़ेंगी, ठीक है ना। तो ये विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब द्रोणी जो है वो कहां आ जाएगा, इस स्थान पर आ जाएगा, अर्थात कर्क रेखा पर आ जाएगा। और यही जब सूर्य की लंबवत किरणें कहां पर पड़ने लग जाएंगी, यहां पर पड़ने लगेंगी, अर्थात मकर रेखा पर, तो यहां पर हवाएं गर्म होकर के ऊपर उठेंगे। अर्थात सूर्य की लंबवत किरणें जिस स्थान पर पड़ता है वहां पर विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब द्रोणी बन जाता है। लेकिन नाम बदल जाता है, नाम ये नहीं रहता है, क्योंकि विषुवत रेखा तो यहाँ पर है ना, विषुवत रेखा यहाँ पर है, इस तब उसे कहा जाता है मानसूनी निम्न वायुदाब द्रोणी, मानसूनी निम्न वायुदाब द्रोणी कहा जाता है जब ये यहाँ पर और यहाँ पर हवाएं गर्म होकर के ऊपर उठने लगती हैं, ठीक है ना। तो इस चीज को, अर्थात जिस स्थान पर सूर्य की लंबवत किरणें पड़ रही हैं और हवा गर्म होकर के ऊपर उठ रहा है, हवा गर्म होकर के ऊपर उठ रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, उसी को कहा जाता है ITCZ, क्योंकि हवाएं दोनों तरफ से उसे भरने का प्रयास करती हैं। हवाएं दोनों, क्योंकि हिंदी में क्या कहा जाता है, अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। अभिसरण का मतलब होता है हवाओं का दोनों तरफ से ऐसे टकराव, ठीक है ना, इसको अभिसरण कहा जाता है, ठीक है ना। तो जहां पर हवाएं गर्म होंगी, जैसे यहाँ पर 0 डिग्री, यहाँ पर हवाएं गर्म हुई तो दोनों तरफ से हवा इधर की तरफ से चली और इधर तरफ से चली, दोनों तरफ से चली और जब दोनों आकर के यहाँ पर टकराई तो ये ऊपर की तरफ उठ गई, ठीक है ना। इस तरीके से इसमें बदलाव होता है। तो इसी को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, इंग्लिश में कहते हैं इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, ठीक है। इसी को शॉर्ट में कहते हैं ITCZ, ठीक है ना। आगे बात करते हैं भारत में। तो ग्रीष्म ऋतु पर हम लोग चर्चा कर रहे थे, यहां आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब भारत की स्थिति इसमें कहां है, भारत की स्थिति है ये कर्क रेखा, रेड कलर में जो दिख रहा है आपको कर्क रेखा, और भारत जो है वो यहां पर आपका स्थित है, यहां पर है भारत, ठीक है ना। तो ये रहा विषुवत रेखा और ये रहा ये भारत का सबसे ये दक्षिणी हिस्सा, भारत का सबसे दक्षिणी हिस्सा। तो 22 मार्च के बाद सूर्य की लंबवत किरणें जो हैं वो उत्तरी गोलार्ध में ऊपर की तरफ उठने लगती हैं, ठीक है ना। आप समझ पा रहे होंगे 22 मार्च के बाद भारत में गर्मी प्रारंभ हो जाती है, 22 मार्च के बाद भारत में गर्मी प्रारंभ होती है। तो 22 मार्च के बाद सूर्य की लंबवत किरणें कहां पर, सूर्य की जो लंबवत किरणें पड़ी किधर पड़ रही हैं, उत्तरी गोलार्ध में पड़ रही है। यही कारण है कि भारत में गर्मी बढ़ने लग जाती है। तो 22 मार्च के बाद सूर्य की लंबवत किरणें उत्तरी गोलार्ध में शुरू हो जाती हैं, ठीक है ना। ये जैसे जैसे ऊपर की तरफ उठता है, ये जैसे जैसे ऊपर की तरफ उठता है भारत में कुछ परिवर्तन शुरू हो जाते हैं। यानी कि 22 मार्च के बाद ही भारत में, यानी कि ये यहाँ पे तो 8 डिग्री 4 मिनट की लाइन है, ये वाली लाइन अर्थात भारत की जो कहाँ से होकर के गुजर रही है, कन्याकुमारी से। ये तो है 8 डिग्री 4 मिनट की लाइन, 8 डिग्री 4 मिनट की, 8 डिग्री 4 मिनट से नीचे 7 6 5 4 3 2 1 0, ठीक है ना। तो नीचे है विषुवत रेखा, तो उसी की हम बात करें। विषुवत रेखा पर तो होता है कितने तारीख में, 22 मार्च को। तो 22 मार्च से सूर्य की जो लंबवत किरणें हैं ऊपर की तरफ उठना प्रारंभ करती हैं, और जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ उठती हैं तो भारत में
कुछ जलवायविक अर्थात भौगोलिक परिवर्तन यहां पर होने प्रारंभ हो जाते हैं। ठीक है, इसी चीज को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ग्रीष्म ऋतु में मौसम की क्रियाविधि, इसी का जो चरम होगा, यानी कि सबसे आखिरी में इसका जो जब सूर्य यहां पर पहुंच जाएगा, ठीक है ना, अर्थात कहां पे, कर्क रेखा पे, ये भारत के बीच में से जो रेखा जा रही है ब्लैक कलर में आपको दिखाई दे रही है, ये क्या है, कर्क रेखा है। तो जब सूर्य के लंबवत किरणें कर्क रेखा पर पहुंच जाएंगी, उसका जो परिणाम है यानी कि बिल्कुल चरम है, और इसी का परिणाम बनता है भारत में मानसून। लेकिन थोड़ा सा इससे पहले से ही ये प्रारंभ हो जाता है, ठीक है ना। इसी चीज को हम लोग आज समझने की कोशिश करेंगे कि भारत में मुख्यतः मानसून कैसे बन जाता है और किस तरीके से ये आता है, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज यहाँ पर और आप लोगों को समझ लेना चाहिए, मैंने वहां पर लिख भी दिया है, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण पूछा भी जाता है, ठीक है ना। देखिए, जो मैंने बता रहा था कि यहाँ पर दोनों तरफ से जो हवाएं प्रारंभ करती है, तो पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण दोनों गोलार्धों में ये हवाएं अपनी दिशा थोड़ी सी टिल्ट कर देती है, मुड़ जाती हैं। आप देख रहे होंगे ये इधर से चल रही है और ये इधर से, ये एरर आपको दिख रहा होगा, ये इधर से, ये एरो जो है इधर से चल रहा है और ये वाली इधर से। दिशा आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर दिशा की बात करें तो यहाँ पे समझिए इसको, ठीक है ना। इस तरीके से ये चार दिशाएं हो गई। ये दिशा कौन सी है, ये है, मैंने कहा था कि हवाएं जिधर से चलती हैं वो मानी जाती हैं, जिधर से चलती हैं तो वो मानी जाती है। तो ये कौन सी है, उत्तर, उत्तर, यह है उत्तर और यह है पूर्व, तो उत्तर पूर्व, इसे कहेंगे उत्तर पूर्व। तो आप देख रहे हैं ना, उत्तर पूर्व में इस तरीके से दिशा, इस तरीके से हवा चल रही है, तो उत्तर पूर्व। भारत में उत्तर पूर्व मानसून इन्हीं हवाओं के प्रभाव से, इन्हें व्यापारिक पौने भी कहा जाता है, इन हवाओं को व्यापारिक पौने भी कहा जाता है। लिख लीजिएगा कि इस तरीके से चलने वाली जो हवाएं, इन्हें व्यापारिक पौने भी कहा जाता है। तो उत्तर पूर्व मानसून जो है ये मुख्यतः व्यापारिक पौने हैं, भारत में व्यापारिक पौने हैं, इसी के प्रभाव में भारत में शीत ऋतु में वर्षा होती है। लेकिन मैंने बताया था कि चूंकि यहाँ पर समुद्र नहीं है तो इस वजह से भारत के आंतरिक भागों में इसमें वर्षा नहीं होती है। सिर्फ बंगाल की खाड़ी के ऊपर से गुजरने वाली जो बारिश है, हवा है, वो आकर के कोरोमंडल तट पर वर्षा करती है। कल की क्लास में मैंने इस पर बात कर ली थी, ठीक है ना। तो ये बेसिकली इसको लेकर के एक सिद्धांत दिया गया, किसके द्वारा, फेरल के द्वारा। फेरल ने कहा है कि हवाएं उत्तरी गोलार्ध में अर्थात ऊपरी गोलार्ध में अपनी दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर मुड़ जाती है। ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है ना। वैसे इसको हम लोग बेहतर तरीके से वायु दाब वाले चैप्टर में ठीक तरीके से करेंगे, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर हम आते हैं दोबारा अपने टॉपिक पे। तो ये 22 मार्च के बाद सूर्य की लंबवत किरणें कहाँ पर जा रही हैं, ऊपर की तरफ उठ रही हैं, ठीक है ना। तो अब आप लोग हेडिंग बनाएंगे कि पहले तो ये लिखेंगे ग्रीष्म ऋतु में मौसम की क्रियाविधि, ग्रीष्म ऋतु में मौसम की क्रियाविधि। उसमें सेकंड हेडिंग बनाएंगे, दूसरा हेडिंग बनाएंगे कि मार्च अप्रैल में मौसम की क्रियाविधि, क्योंकि भारत में 22 मार्च से गर्मी अर्थात शीत ग्रीष्म ऋतु का मौसम प्रारंभ हो जाता है। तो लिखेंगे मार्च अप्रैल में मौसम की क्रियाविधि, मार्च अप्रैल में मौसम की क्रियाविधि, ठीक है ना। तो मैंने बताया लिखेंगे कि सूर्य के उत्तरायण होने के साथ ही, सूर्य के उत्तरायण होने के साथ ही, जैसे सूर्य उत्तरायण होता है यानी कि 22 मार्च से जब ऊपर पहुंचता है, सूर्य के उत्तरायण होने के साथ ही जैसे सूर्य उत्तर की तरफ आएगा तो उसका जो प्रभाव है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में गर्मी बढ़ रही है, उत्तरी गोलार्ध में गर्मी बढ़ रही है, तो भारत की स्थिति पर अब थोड़ी सी हम लोग बात करते हैं, गौर करते हैं। ये क्षेत्र जो है ये समुद्र है, ये क्षेत्र जो है ये भी समुद्र है, ठीक है ना। ये पठार है, ये पठार है और ये मैदान है, ये मैदान है, ठीक है ना, उत्तर भारत का मैदान। लेकिन ये क्षेत्र जो है ये वाला, इसमें थोड़ा सा पाकिस्तान भी है और भारत का क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आता है। ये क्षेत्र जो है ये रेगिस्तान है, ठीक है ना। प्रत्येक स्थिति की अलग अलग विशेषता होती है तापमान को लेकर के। पानी की विशेषता होती है कि वो देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है। पानी की विशेषता होती है कि वो देर से गर्म होता है, देर से ठंडा होता है। और स्थलखंड की विशेषता होती है कि वो जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा होता है। स्थलखंड की विशेषता होती है कि जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा हो जाता है। तो इन सभी क्षेत्रों में अर्थात ये मुख्यतः चट्टानें हैं, ठीक है ना, अर्थात पठारी क्षेत्र है ये मिट्टी अर्थात जलो क्षेत्र होता है, उत्तर भारत का मैदान है, ये गंगा के कांप निक्षेपों से बना हुआ है ये। लेकिन ये जो क्षेत्र है ये रेतीला है, रेगिस्तान है, तो ये सबसे अधिक गर्म होता है। यानी कि जैसे ही 22 मार्च को सूर्य उत्तरायण होता है तो इन जगहों की अपेक्षा इसका प्रभाव यहां पड़ने लगता है और यहाँ पे लो प्रेशर जोन बनने लग जाता है,
यहाँ पर एक निम्न वायु दाब का क्षेत्र बनने लग जाता है। अब देखें लो प्रेशर लिखा है, तो इस क्षेत्र में अर्थात जो भारत में राजस्थान वाला क्षेत्र है और इसका जो हिस्सा यानी कि थार मरुस्थल वाला जो क्षेत्र है, ठीक है ना, ये यहाँ पर लो प्रेशर का एक क्षेत्र बन जाता है और ये अपने आसपास से हवाएं खींचना प्रारंभ कर दी, क्योंकि यहाँ पर लो प्रेशर बनेगा, हवाएं गर्म होकर के ऊपर उठेंगी, स्वाभाविक है, ठीक है ना। और यहाँ पर अगर लो प्रेशर बन रहा है तो यहाँ से अर्थात उत्तर भारत के मैदान में यहाँ से हवाएं इधर की तरफ जाना प्रारंभ कर देंगे, ठीक है ना, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर ये अधिक गर्म होगा तो इसकी अपेक्षा ये जगह जो होगी, इस जगह की अपेक्षा ये जगह जो होगी वो अधिक ठंडी होगी। इसकी जगह ये अधिक गर्म होगा तो यहाँ पर लो प्रेशर बनेगा, यानी कि हाई टेम्परेचर होगा। यहाँ पर कैसा बन रहा है, हाई टेम्परेचर हो रहा है, तो प्रेशर कैसा हो जाएगा, लो प्रेशर बनेगा। और यहाँ पर क्या है, इसकी अपेक्षा यहाँ पर टेम्परेचर कम है, तो इसी वजह से यहाँ से हवाएं इस क्षेत्र को भरने की कोशिश करेंगी, तो ये प्रक्रिया चलेगा। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण चीज क्या है कि अभी सूर्य कहाँ है, काफी नीचे है, इस वजह से ये हवाएं इतनी शक्तिशाली नहीं होती हैं कि ये वर्षा कर पाए, क्योंकि ये हवाएं स्थलीय क्षेत्र से आ रही हैं। आप देख पा रहे होंगे ये भी स्थलीय क्षेत्र है, उत्तर भारत का मैदान है, इधर पाकिस्तान है वो भी स्थलीय क्षेत्र है, और ऊपर हिमालय है तो वो भी स्थलीय क्षेत्र है। तो स्थलीय क्षेत्र से आने की वजह से इन हवाओं में आर्द्रता नहीं हो पाती, जिसकी वजह से ये वर्षा नहीं कर पाती हैं, ठीक है ना। और जब वर्षा नहीं करेंगी और हवाएं चलेंगी तो धूल भरी आंधियां चलने लगती हैं। तो यही कारण है कि जब सूर्य लिखेंगे इसी तरीके से मार्च अप्रैल के मौसम की क्रियाविधि, मार्च अप्रैल में मौसम की क्रियाविधि लिखेंगे। सूर्य के उत्तरायण होने के साथ ही पश्चिमी भारत गर्म होने लगता है, तथा पश्चिमी एक चीज और है यहाँ पर, जब ये भारत गर्म होगा, ठीक है ना, तो मैंने बताया था कि पश्चिमी विक्षोभ जो है ये हिमालय के उत्तर में शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ हिमालय के नीचे कब आता है, कल की क्लास में मैंने बताया था कि पश्चिमी विक्षोभ हिमालय से कब टकराता है, शीत ऋतु में, और ग्रीष्म काल में ये ऊपर चला जाएगा। समझ पा रहे हैं ना, क्योंकि सूर्य का जो तापमान है वो सूर्य की लंबवत किरणें किधर पड़ रही, इधर पड़ रही हैं, तो तापमान भी ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से पश्चिमी विक्षोभ जो है ये भी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो यही लिख रहे थे आप लोग कि पश्चिमी विक्षोभ भी हिमालय के उत्तर में खिसक जाता है, जिसके कारण पश्चिमी भारत में लो प्रेशर का क्षेत्र बन जाता है। यहाँ पर पश्चिमी भारत में लो प्रेशर का क्षेत्र बन जाता है, ठीक है ना। तथा इस लो प्रेशर क्षेत्र में हवाएं गर्म होकर के ऊपर उठती हैं, जिसको भरने के लिए उत्तर भारत के मैदान से हवाएं प्रवाहित होती है, अर्थात इस खाली स्थान को भरने के लिए उत्तर भारत से हवाएं प्रवाहित होना प्रारंभ हो जाती हैं। चूंकि यहाँ पर आर्द्रता न होने के कारण ये हवाएं वर्षा नहीं कर पाती हैं। यही कारण है कि उत्तर भारत में मार्च अप्रैल में धूल भरी आंधियां चलती हैं, क्योंकि ये हवाएं ऐसे चलेंगी, ये क्षेत्र गर्म होकर के ऊपर उठेगा और यहाँ से हवाएं जब चलेंगी तो यहाँ पर धूल भरी आंधियां चलेंगी। आप देख रहे होंगे मार्च और अप्रैल का जो मौसम होता है उसमें दिन भर खूब तेज हवाएं चलेंगी और शाम को आंधी आ जाती है। तो मार्च अप्रैल का जो मौसम है वो मुख्यतः इस जगह पर गर्म होने की वजह से यहाँ पर हवाएं गर्म होकर के ऊपर उठ रही हैं, और ऊपर उठने के बाद ये स्थानीय हवाएं इसको भरने का प्रयास कर रही हैं, जिसकी वजह से उत्तर भारत के मैदान में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, बिहार, ये जो क्षेत्र है, ठीक है ना, यहाँ पर धूल भरी आंधियां चलती हैं। धूल भरी जो आंधियां हैं इस तरह की, ये सिर्फ कहाँ पर चल रही है, उत्तर भारत के मैदान में ही, ये इसका प्रायद्वीपीय भारत से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। अब जैसे जैसे सूर्य ऊपर की तरफ आएगा, तो 22 मार्च के बाद, जैसे 22 मार्च को सूर्य कहाँ है, यहाँ पर है, अब 22 के बाद 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, ठीक है ना, मई तक आते आते सूर्य की जो लंबवत किरणें हैं ये दक्षिण भारत में इस जगह पर, ठीक है ना, ये दिख रहा होगा। अब मैंने सूर्य की लंबवत किरणें जिस तरीके से ऊपर की तरफ उठ रही हैं और ऊपर जैसे जैसे सूर्य ऊपर की तरफ जा रहा है वैसे वैसे हमने यहाँ पर ये लाइनें बनाई हैं, ठीक है ना। जैसे कि 5 मई को सूर्य की लंबवत किरणें इस स्थान पर पड़ रही है, ठीक है ना, तो जाहिर सी बात है, स्वाभाविक सी बात है कि इस स्थान पर क्या बनेगा, ITC-Z बनेगा, यहाँ पर ITC-Z बनेगा, ठीक है ना। तो ये तो रहा था मार्च अप्रैल की मौसम की क्रिया। अगला लिख लेंगे मई
के मौसम की क्रियाविधि, मई में मौसम की क्रियाविधि, हेडिंग डाल देंगे मई में मौसम की क्रियाविधि। लिखेंगे कि 5 मई को, 5 मई अर्थात मई के पहले हफ्ते में सूर्य की लंबवत किरणें प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिणी हिस्से में प्रवेश करती हैं, प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिणी भाग में प्रवेश करती हैं, जिससे प्रायद्वीपीय भारत में ITCZ का क्षेत्र बनता है। ITCZ कहाँ आ जाता है? इस प्रायद्वीपीय भारत में आ जाता है। आप समझने की कोशिश करिएगा। ITCZ का मतलब मैंने बताया था कि सूर्य की लंबवत किरणें जहां पर पड़ रही हैं और हवाएं गर्म होकर के ऊपर उठ रही हैं, तो टाइम कब का है? 5 मई। 5 मई के आसपास, यानी मई का जो पहला हफ्ता है, उसी हफ्ते में जो सूर्य की लंबवत किरणें हैं वो कहां पर पड़ रही हैं? प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिणी हिस्से में पड़ रही है। तो यहां पर हवाएं गर्म होकर के ऊपर उठेंगी, और जैसे ही हवाएं गर्म होकर के ऊपर उठेंगी तो इस स्थान को भरने के लिए, खाली स्थान को भरने के लिए साइडों से हवाएं आनी प्रारंभ हो जाएंगी, क्योंकि समुद्र यहाँ पर नजदीक है। समुद्र यहाँ पर आप देख रहे होंगे भारत में, यहाँ पर नजदीक है, तो जो हवाएं यहाँ पर इस स्थान को भरने के लिए आती है उसमें आर्द्रता अधिक होती है। यही कारण है कि इस क्षेत्र में, कावेरी वाला क्षेत्र है ये, ठीक है ना, इस क्षेत्र में वर्षा हो जाती है, इस क्षेत्र में यहाँ पर वर्षा होती है। मई के टाइम में यहाँ पर वर्षा होती है, शुरुआती हफ्ते में, मई के शुरुआती हफ्ते में दक्षिण भारत में नीलगिरी के आसपास वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर वर्षा होती है, ठीक है ना। ये वर्षा इन क्षेत्रों में मुख्यतः कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु यहाँ पर है, ठीक है ना। तो इन क्षेत्रों में ये बहुत उपयोगी होती है। यहाँ से सवाल बनता है, जो यहाँ पर ये वर्षा हो रही है, 5 मई को जो यहाँ पर वर्षा हो रही है, इसे कहा जाता है मानसून पूर्व फुहार। इसको कहा जाता है मानसून पूर्व, 5 मई को जो वर्षा हो रही है इसको कहते हैं, लिख लीजिएगा, मानसून पूर्व फुहार, ठीक है ना। तो आप इसी तरीके जैसे हम बोलते जा रहे थे वैसे लिख लेंगे। क्या लिख रहे थे कि मई के प्रारंभ में सूर्य की लंबवत किरणें दक्षिण भारत के, प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिणी हिस्से में प्रवेश करती हैं, जिससे दक्षिण भारत में ITCZ बनता है। दक्षिण भारत में ITCZ यहाँ पर बनता है, जहाँ पर लंबवत किरणें पड़ रही हैं, जिसके यहाँ पर हवाएं गर्म होकर के ऊपर उठती हैं, जिस रिक्त स्थान को भरने के लिए यहाँ पर दोनों तरफ से हवाएं आती हैं। समुद्र नजदीक, यानी कि समुद्र यहाँ पर नजदीक होने के कारण दक्षिण भारत में वर्षा होती है, ठीक है ना। आप समझ पाएंगे, प्रोसेस पूरा आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पर हवाएं गर्म होकर के ऊपर उठेंगी, और चूंकि समुद्र यहाँ पर नजदीक है तो आर्द्रता उसमें मिल जाएगी। यही कारण है कि यहाँ पर वर्षा हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसे हम यहाँ पर, यानी 5 मई के आसपास जो वर्षा यहाँ पर हो रही है उसे हम मानसून पूर्व फुहार कहते हैं, अब ये जो मानसून पूर्व फुहार है, इसे केरल में अलग अलग जगहों पे अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि ये जो मई में ITCZ की वजह से यहाँ पर वर्षा हो रही है, ठीक है ना, इसको पहले तो मानसून पूर्व फुहार कहते हैं, ठीक है ना। इस मानसून पूर्व फुहार को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि केरल में इसे आम्र वर्षा कहा जाता है, केरल में इसे आम्र वर्षा कहा जाता है। केरल में यहाँ पर आम की जो छोटे छोटे अमियाँ, जैसे टिकोरा भी कहा जाता है, तो ये होते हैं, तो उनको बढ़ने में सहायक होते हैं, ठीक है ना। तो आम के लिए बहुत ही लाभदायक बारिश होती है, इसी वजह से इसे आम्र वर्षा कहा जाता है, ठीक है ना। फूलों के लिए भी ये बहुत लाभदायक हो जाता है, इसीलिए इसे फूलों वाली वर्षा भी कहा जाता है, इसे फूलों वाली वर्षा भी कहा जाता है। इसके अलावा कर्नाटक में कॉफी के लिए बहुत लाभदायक होती है, तो इसे कॉफी वर्षा भी कहा जाता है। और इसके अलावा इसे चेरी ब्लॉसम, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, चेरी लिख लेंगे, चेरी ब्लॉसम, चेरी ब्लॉसम भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो अलग अलग जगहों पे इसे अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। तो मई के मौसम में इस तरीके से होता है। जैसे जैसे मई में, आप ये प्रत्येक लाइनें मई की दिख रही होंगी, ये लाइनें जो दिखाई दे रही हैं ये मई की हैं, ठीक है ना। कहाँ तक? यहाँ तक। तो जैसे जैसे ये सूर्य जो है,
सूर्य की लंबवत किरणें ऊपर की तरफ उठ रही हैं, जैसे जैसे ऊपर की तरफ उठ रही हैं समुद्र का किनारा दूर होता जा रहा है, समुद्र का किनारा जो है वो दूर होता जा रहा है। और इस वजह से जैसे कि अगर हम इस स्थान की बात करें, ठीक है ना, इस जगह, तो ये टाइम है कब, 30 मई, 30 मई की बात हो रही है। 30 मई में सूर्य की लंबवत किरणें कहाँ पर पड़ रही हैं, इस स्थान पर पड़ रही हैं, लंबवत किरणें इस स्थान पर पड़ रही हैं। अब यहाँ पर हवाएं गर्म होकर के ऊपर उठेंगी, हवाएं गर्म होकर के ऊपर उठेंगी, लेकिन हवाएं जब गर्म होकर के यहाँ पर ऊपर उठेंगी तो इस वजह से यहाँ पर इस खाली स्थान को भरने के लिए जो हवाएं यहाँ पर आएंगी वो समुद्र दूर होने की वजह से आ नहीं पाएंगे, कभी कभी आ भी जाएंगे, कभी कभी नहीं भी आएंगे। इसी वजह से, इसकी वजह से इस क्षेत्र में कभी वर्षा हो जाती है और कभी नहीं होती है, सामान्यतः नहीं होती है। यही कारण है कि इस वाले क्षेत्र को वृष्टि छाया प्रदेश कहा जाता है। आगे चल करके हम लोग बात करेंगे, अर्थात भारत में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र जो है वो यही है, ठीक है ना। तो जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ उठ रहा है आप देख रहे होंगे कि समुद्र का किनारा दूर होता जा रहा है, ठीक है ना, और इस वजह से यहाँ पर वर्षा नहीं हो पाती है, ठीक है ना। लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज यहाँ पर यह है कि जैसे जैसे ये मई में ऊपर की तरफ उठ रहा है, मई में जैसे जैसे ऊपर की तरफ उठेगा तो मई के मौसम की क्रियाविधि में आप लोग लिख लेंगे। ये सारी बातें जैसे जैसे हम बताते जा रहे हैं आप लोग सारी बातें उसी तरीके से लिखते जाएंगे, ठीक है ना। मई के टाइम पर ही जब ये यहाँ पर गर्मी बढ़ता है तो ऊपर हमने कहा मैदानी भागों में गर्मी और बढ़ने लग जाएगी, मैदानी भागों में गर्मी और बढ़ने लग जाएगा। ये पश्चिम बंगाल है, ये पश्चिम बंगाल है, समझ पा रहे होंगे, ये क्षेत्र जो है ये पश्चिम बंगाल है। तो चूंकि ये वाला क्षेत्र जो है ये भी गर्म होता है, ये वाला क्षेत्र जो है ये भी गर्म होता है, और यहाँ पर समुद्र चूंकि पास में है, ये नीचे बंगाल की खाड़ी है, तो यहाँ पर आर्द्रता इसको मिलती है, यहाँ पर आर्द्रता इसको मिलती है। और चूंकि ये हवा घूम जाती है, क्योंकि यहाँ पर छोटा नागपुर का पठार है, यहाँ शिलांग का पठार है, और यहाँ से हवा इधर की तरफ प्रवेश करती है, ऊपर हिमालय है, ठीक है ना, तो ये भी ऊंचा क्षेत्र, ये भी ऊंचा क्षेत्र, ये भी ऊंचा क्षेत्र है, तो यहाँ पर हवा घूम जाती है, ठीक है ना। तो इस वजह से इस क्षेत्र में चूंकि बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता भी मिल रही है इसको, तो इस जगह से यहाँ पर एक चक्रवाती तूफान आ जाता है, पश्चिम बंगाल में इसकी वजह से चक्रवाती तूफान आता है। आप मई के मौसम को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे यहाँ पे काल बैसाखी, इसे काल बैसाखी कहा जाता है, पश्चिम बंगाल में इसे काल बैसाखी कहा जाता है। मई में होने वाली वर्षा को पश्चिम बंगाल में लिख लेंगे, मई में होने वाली वर्षा को पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, मई में होने वाली वर्षा को केरल में आम्र वर्षा तथा फूल वाली वर्षा कहा जाता है। मई में होने वाली वर्षा को कर्नाटक में कॉफी वर्षा या फिर चेरी ब्लॉसम कहा जाता है। इसे अर्थात ITC-Z की वजह से दक्षिण भारत में जो वर्षा होती है, लिखते जाएंगे, ITC-Z की वजह से दक्षिण भारत में जो वर्षा होती है उसे मानसून पूर्व फुहार कहते हैं, क्योंकि मानसून आने से पहले वाली वर्षा है ये, मानसून आने से पहले वाली ये वर्षा है। उसके बाद जैसे जैसे सूर्य अर्थात ITC-Z ऊपर की तरफ बढ़ता है तो सूर्य का जो लंबवत किरणें हैं मान लेते हैं इस स्थान पर पहुंच रही है, ठीक है ना, या इस स्थान पर, जैसे कि जून का टाइम है, जब जून का प्रारंभिक अर्थात जून शुरुआत होता है, जून का पहला हफ्ता, तो जून के पहले हफ्ते में जब सूर्य जो है इस क्षेत्र में पहुंचता है, किस क्षेत्र में, अर्थात ऊपर पहुंचता है, भारत में थोड़ा सा ऊपर पहुंचता है, तो ये जो क्षेत्र है ना जिसकी हम बात कर रहे थे शुरुआत में, ठीक है ना, ये बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, और यहाँ पर बहुत ज्यादा लो प्रेशर क्षेत्र बनने लग जाता है, लो प्रेशर क्षेत्र बन जाता है। मई जून के शुरुआत की बात करें, मई के लास्ट में और जून के शुरुआत में, मई के लास्ट में और जून के शुरुआत में, ठीक है ना। जैसे जैसे हम बोलते जा रहे हैं प्रत्येक पॉइंट इसी तरीके से आप लोग पॉइंट टू पॉइंट नोट करते जाइएगा, क्योंकि हम जैसे जैसे समझा रहे हैं आपको उसी तरीके से इसे लिखना है, ठीक है ना। तो मैं अलग से पॉइंट बोल करके लिखवा नहीं रहा हूं, लेकिन आप उसी तरीके से जैसे जैसे हम बोलते जा रहे हैं प्रत्येक पॉइंट इसमें महत्वपूर्ण है, आप उसी तरीके से उसको लिख लीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, जब सूर्य की लंबवत किरणें अर्थात ITC-Z जब कहाँ पर पहुँचता है, इस क्षेत्र में, अर्थात भारत में, प्रायद्वीपीय भारत में उत्तर की तरफ पहुंचता है, अर्थात उत्तरी प्रायद्वीपीय क्षेत्र में जब पहुंचता है तो पश्चिमोत्तर भारत में, इसे पश्चिमोत्तर भारत कहा जाता है, तो पश्चिमोत्तर भारत में लो प्रेशर बहुत अधिक शक्तिशाली हो जाता है। यहाँ पर लो प्रेशर जोन जो बन रहा था ये बहुत अधिक शक्तिशाली हो जाता है, और यह जो है इन क्षेत्रों से हवाएं अर्थात स्थानीय क्षेत्रों से हवाएं और तेजी से ये
खींचने लगता है, जिसकी वजह से यहाँ पर गर्म हवाएं चलने लगती हैं। क्योंकि यहाँ पर तो ये भी तो, क्योंकि यहाँ पर अगर सूर्य है तो ये क्षेत्र भी गर्म होगा और ये उससे ज़्यादा गर्म होगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि अगर 40 डिग्री टेम्परेचर है तो यहाँ पर 45 डिग्री टेम्परेचर बनेगा। तो 45 अधिक गर्म है ना, लेकिन 40 भी तो गर्म है। तो 40 वाली हवा जो है 45 की तरफ बढ़ेगी, तो ये एक प्रकार की, ये भी एक गर्म हवा होगी। और इसको उत्तर भारत में क्या कहा जाता है? इसको उत्तर भारत में लू कहा जाता है। तो लू जो चलता है वो इसकी वजह से यहाँ पर चलना प्रारंभ होता है। ठीक है ना। ये जून की शुरुआत की बात है, तो हेडिंग डाल देंगे जून के मौसम की क्रियाविधि। जून के मौसम की क्रियाविधि 21 जून को जैसे ये सूर्य, जब यहाँ पर जून में, जून के शुरुआती हफ्ते में, जून के शुरुआती हफ्ते में कहाँ पर सूर्य पहुंचा? यहाँ पर, ये देख रहे होंगे 5 जून का टाइम है, तो 5 जून में सूर्य की स्थिति जो बनेगी वो इन क्षेत्रों में बनेगी। और ये क्षेत्र जो होगा बहुत अधिक शक्तिशाली हो जाएगा, बहुत अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। तो इन क्षेत्रों में, अर्थात उत्तर भारत के क्षेत्र में, उत्तर भारत में ये क्या करेगा? लू चलाएगा। इसकी वजह से यहाँ पर लू चलता है। लेकिन इस खाली स्थान को भरने के लिए जून में जैसे जैसे सूर्य जो है और पास आएगा, अर्थात 21 जून के आसपास, 21 जून के आसपास, 21 जून और उससे पहले मैंने बताया जून के लगभग, यानी 1 जून से लेकर के 21 जून तक। तो 1 जून लगभग यहाँ बनेगा और 21 जून यहाँ। तो 1 जून से लेकर 21 जून के बीच में सूर्य कहाँ पर है? इन क्षेत्रों में है। और जब तक सूर्य इन क्षेत्रों में रहता है ये क्षेत्र बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। मैंने बताया था क्यों हो जाता है, क्योंकि ये रेत का क्षेत्र बनता है। तो इस वजह से इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा लो प्रेशर क्षेत्र बनता है। और यहाँ पर जो रिक्त स्थान बनता है, अर्थात लो प्रेशर बनकर के जो हवा ऊपर उठ रही है, उस खाली स्थान को भरने के लिए हवा जो है वो अरब सागर से चलनी प्रारंभ कर देती है। अरब सागर से यहाँ से चलना प्रारंभ करती है। इसी को आप देख रहे होंगे, इसकी जो दिशा है वो कौन सी है? मैंने बताया था कि ये उत्तर है, पूरब, यह है पश्चिम और यह है दक्षिण। तो दक्षिण पश्चिम से ये हवा चल रही है। इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है? दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाएं। तो दक्षिण पश्चिमी मानसून हवाएं इस स्थान को भरने के लिए अरब सागर से, यानी कि मैंने कहा बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाती हैं, और इसको खींचने का, ये इस खाली स्थान को भरने के लिए अरब सागर से आर्द्र हवाएं इस दिशा में प्रवाहित होना प्रारंभ हो जाती हैं, जिसको कहा जाता है, इसी हवा को कहा जाता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून। इसको कहते हैं दक्षिण पश्चिमी मानसून। यही दक्षिण पश्चिमी मानसून, यही हवा जो है ये केरल के मालाबार तट पर, इस स्थान पर 1 जून को टकराती है। 1 जून को यहाँ पर वर्षा करती है। ये मानसून टाइम पर होने वाली वर्षा है, अर्थात मौसमी वर्षा है, मानसूनी वर्षा है। ठीक है ना। कब? 1 जून को होने वाली ये वर्षा है। ठीक है ना। उसके बाद ये दक्षिण पश्चिम मानसून इस तरीके से भारत में प्रवेश करता है। यहाँ पर सह्याद्री है, सह्याद्री के पश्चिमी हिस्से में बारिश करते हुए, और ये इन क्षेत्रों में पहुंचने का प्रयास करता है, लेकिन ये अलग बात है, पहुंच नहीं पाते क्योंकि बीच में अरावली आ जाता है। ठीक है ना। तो इस तरीके से भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून, अर्थात भारत में मानसून आता है। ठीक है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। कल की क्लास में इसे हम लोग यहीं रहने देते हैं। यही रहा ग्रीष्म ऋतु में मौसम की क्रियाविधि, इस पर हम लोगों ने चर्चा कर ली। आपको समझ में आया होगा कि भारत में किस तरीके से मार्च के बाद, यानी 22 मार्च के बाद मौसम में किस तरीके से बदलाव आ रहा है और कहां पर उसकी वजह से क्या असर पड़ रहा है। ठीक है ना। ITCZ से लेकर के, और यहाँ पर लो प्रेशर बनना, और यहाँ पर जब लो प्रेशर बनेगा तो इतनी ज़्यादा लो प्रेशर बन जाएगा जब सूर्य कहाँ पर होगा? इस स्थान पर होगा। तो ITCZ यहाँ बनेगा। ITCZ जो बनेगा, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जो बनेगा वो यहाँ बनेगा। क्यों बन रहा है? क्योंकि यहीं पर हवा गर्म होकर के ऊपर उठ रही है। ठीक है ना। सूर्य की लंबवत किरणें कहाँ है? यहाँ है, लेकिन ITCZ गर्म होकर हवा कहाँ उठ रही है? इस जगह की अपेक्षा यहाँ पर ज़्यादा ऊपर उठ रही है। क्यों? क्योंकि ये रेतीला स्थान है, रेगिस्तान है, तो यहाँ पर हवा ज़्यादा गर्म होगा और ये अधिक गर्म क्षेत्र होगा। तो इस वजह से इस क्षेत्र में लो प्रेशर जोन बनता है। इस स्थान को भरने के लिए अरब सागर से आर्द्र हवाएं चलनी प्रारंभ करती हैं, जिसे दक्षिण पश्चिमी मानसून कहते हैं। ठीक है ना। अब दक्षिण पश्चिमी मानसून और दक्षिण पश्चिम मानसून की जो 2 शाखाएं हैं, अर्थात दक्षिण पश्चिम मानसून जब इस तरीके से चलना प्रारंभ करता है तो दक्षिण पश्चिम मानसून की एक अरब सागर शाखा बनती है जो अरब सागर से आर्द्रता प्राप्त कर रही है, और दूसरा इस तरीके से चलना प्रारंभ करती है जो कि बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता प्राप्त करती है। ठीक है ना। तो इसको हम लोग
कल की क्लास में यानी कि इसके अगला जो क्लास होगा उसमें हम लोग दक्षिणी पश्चिमी मानसून को समझने की कोशिश करेंगे। परीक्षा की दृष्टि से छोटे छोटे जो सवाल बनते हैं वो ज़्यादातर दक्षिणी पश्चिमी मानसून से ही बनते हैं। अगली क्लास बहुत महत्वपूर्ण होगी, और लेकिन अगली क्लास आपको समझ में आए इसके लिए ये वाली क्लास जो है ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए अगर इसमें कुछ भी आपको समझ में नहीं आया है तो पीछे ले जा करके वीडियो को पीछे करके आप उसे ज़रूर देख लें। जो कुछ भी आपके समझ में नहीं आया, अगर कोई भी ऐसा टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसे कमेंट में करके ज़रूर बताएं, ताकि उसे हम अगली क्लास में आपको पुनः समझा सकें। ठीक है ना, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।